ठीक है यार, एक बार फर्स्ट क्विकली एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा था कल। बेसिक्स में वी अंडरस्टूड आइसोटोप एंड आइसोबार, सारे आगे हैं ना? राइट, एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। यस 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 प्लीज। सर मेरे को आपके प्रीवियस सेशंस के क्या वो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग? आपका नाम क्या है? सर अभिषेक। अभिषेक, ठीक है अभिषेक। आप मेरा नंबर ले लेना, मैं बात कर लूंगा आपसे, ठीक है? ओके श्योर सर। 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं यार। 1 मिनट और वेट करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देख लिया था आप लोगों ने? इंडिया में टोटल कितने हैं और कहाँ पर हैं? यस सर। ओके, जिनको बेसिक्स में थोड़ा दिक्कत था उनका 9th क्लास का चैप्टर बोला था, वो भी देख लिया होगा आप लोगों ने। तो आइसोटोप एंड आइसोबार की बात करी थी हमने। आइसोटोप डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोबार डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट फिजन एंड फ्यूजन, and then we talked about the fuels, your nuclear fuel. Nuclear fuel में कोई anyone would like to tell us about that fissile material and fertile material? Fertile fuel होता है, anyone? if Uranium 238 is fertile and thorium 232 is fertile. yes, completely right. नेहा is speaking, right? Yeah, Neha Gupta, yes sir. Okay, तो इसमें डिफरेंस क्या है? लेकिन फर्टाइल एंड फिजाइल में डिफरेंस क्या है? आपने एग्जांपल तो सही दिया। The fissile is one which when break gives energy, Right. and the like fertile is one which transfer which transfer Transform the into something. material. Correct. Yes sir. Which transform into other material and does not go under fission reaction, जो हमें हीट प्रोड्यूस और एनर्जी देता है। Yes sir, we can't use it directly actually. yes completely right. तो हमने देखा था यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 आर द फर्टाइल मटेरियल, एंड फिजाइल हमारे पास था यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239. 231. Yes sir. Right? Sir, I have a request. If you can please do this whiteboard. Blackboard is having an stress on my eyes. Okay. यार बट प्रॉब्लम इज मेरा आगे जो है ना ये वाइट पे है सब कुछ, तो आई हैव टू चेंज। आप आज की क्लास में वो कर सकते हो थोड़ा एडजस्ट, नेक्स्ट क्लास के लिए आई विल डू इट। हाँ Yes sir. Yes sir, I will do it. थैंक यू। एक्चुअली मैंने वाइट पे सारा वो कर रखा है, दैट्स व्हाई अभी मेरे को सारा चेंज करना पड़ेगा Thank you sir. ठीक है, तो फिर हमने फिजाइल मटेरियल देख लिया था, फर्टाइल देख लिया था। नेचुरल यूरेनियम अगर मैं ग्राउंड से उठाऊंगा और मैं देखूंगा कि हमारे यूरेनियम का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में मिलता है मेरे को यूरेनियम 238 का हाईएस्ट अमाउंट, दैट इज 99.7%, एंड यूरेनियम 235 जो कि एक फिजाइल मटेरियल जो कि मुझे चाहिए उसका मिलता है 0.3%। ये हमने देख लिया था। और मैंने आपको बोला था कि आप एक बार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी देख लेना, तो आई होप आपने वो देख लिया होगा। Yes sir. तो एक क्विक मैं आपके लिए सॉरी यार, बट आप मेरे को बताओगे गुजरात में कौन सा मिलता है? गुजरात में The Kakrapar. काकरापार, राइट। कायगा कहाँ पर मिलता है? कायगा Karnataka. तारापुर, Maharashtra. नरोरा, So Narula, UP. रावतभाटा, Rajasthan. और ये काकरापार। The Kakrapar in Gujarat. Then Tamil Nadu. ठीक है। कुंदनकुलम, कुंडनकुलम मिलता है तमिलनाडु। Tamil Nadu. कोवडा, कोवटा Andhra Pradesh. राइट, वेरी गुड यार, पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। बस ये मैप अगर न्यूक्लियर पावर इस पे प्रोग्राम पे कुछ भी आता है, न्यूक्लियर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप ये मैप चिपका देना वहां पे जाके, ठीक है? ऐसे करके छोटा सा साइड पे मैप चिपका देना। वन मोर इज जैतापुर, आई थिंक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा है? और हाँ, और भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। मतलब बेसिक आप चिपका दोगे 7-8 भी, तो इट विल लाइक वर्क। प्रीलिम्स हो गया ना आपका? बस
Yes, और ये sir. क्लास मतलब अगर आप कोई आप में से बहुत लोग यूपीएससी प्रीलिम्स भी टारगेट कर रहे होंगे तो ये क्लास उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो काफी ध्यान से ही समझना इन सब चीजों को फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यूपीएससी में आप यहाँ स्टेट पीसीएस में तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पूछेंगे, लेकिन यूपीएससी में पूरा कंसेप्चुअली आता है। ठीक है, तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं एंड विल सी द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये 16 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को एनविजन किसने किया है? एक बहुत बड़े ग्रेट फिजिसिस्ट है, होमी जे भाभा। उन्होंने 3 स्टेज पावर प्रोग्राम दिया है। नाउ दिस 3 स्टेज पावर प्रोग्राम इज इंटरकनेक्टेड। विदाउट फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज नहीं हो पाएगा, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना बड़ा विजनरी प्रोसेस है कि ये अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेज में है अभी तक, और ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1958, और ये थर्ड स्टेज शुरू होने के लिए कम से कम 2050 के बाद थर्ड स्टेज शुरू होगा। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ अभी क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम देखेंगे इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है। अगर आप खुद से इसे पढ़ने जाओगे तो वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है और समझ में भी नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। हमें उसमें से क्रक्स निकालना है, इतना निकालना है कि हम 250 वर्ड्स में इसको पूरा एक्सप्लेन कर लें। तो हर एक स्टेज का हमारे पास क्रक्स होना चाहिए कि ये हमें मेंशन करना है। ये काफी टेक्निकल है, हम खुद पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, और खुद भी आप पेज पढ़ने की कोशिश करो तो काफी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी। तो एक क्रक्स मैंने निकालने की कोशिश करी है, वो समझना आप। हम ध्यान देंगे हर एक स्टेज में फ्यूल कि फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है। अब जो हमने यूरेनियम फ्यूल पढ़े हैं ना, वो यहाँ पर काम आने वाले हैं हमारे। वो बेसिक्स हमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब वो यहाँ पर काम आएगा जब आप अपनी आंसर राइटिंग में लिखोगे कि फर्स्ट स्टेज में ये फ्यूल यूज हो रहा है। एक रिएक्टर कौन सा यूज हो रहा है, ये 2 मेन पार्ट होंगे हमारे स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज में जो हमारा फ्यूल यूज होगा, जब हमने स्टार्ट ही करा था, देन वी विल यूज, उसी टाइम पे हमने यूज करने का सोचा था यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम। और नेचुरल यूरेनियम का कंपोजिशन क्या होता है वो आपको पता ही है, एंड एक एनरिच यूरेनियम। ये 2 फ्यूल्स हम स्टेज 1 में यूज करेंगे। सेकेंड स्टेज में कौन सा यूज करेंगे? सेकेंड स्टेज में हम करेंगे प्लूटोनियम 239। ये फिजाइल है फर्टाइल है? फिजाइल। राइट। और ये मिक्स यूज करेंगे, यूरेनियम 238 भी यूज करेंगे, एक मिक्सचर यूज करेंगे इन दोनों का। थर्ड स्टेज में हम यूज करेंगे थोरियम 232 एंड यूरेनियम 233। इन दोनों में क्या है? दोनों थोरियम 232 फिजाइल फर्टाइल? फर्टाइल। और यूरेनियम 233 फिजाइल। फिजाइल। एक हीट देगा, एक कन्वर्ट होगा, एक हीट देगा, एक कन्वर्ट होगा। ये अभी मैं समझाता हूँ, बट हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्यूल एक डिफरेंट होगा और रिएक्टर हमारे डिफरेंट होंगे। अब आपको रिएक्टर में उसके अंदर का कंपोजिशन क्या होता है क्या नहीं होता वो नहीं जानना, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इंजीनियर का काम। हमारा काम क्या है, हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए ताकि हम वो कहीं ना कहीं यूज करें। रिएक्टर हमारे यूज होंगे इसमें, एक होगा PHWR। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह होंगे उन्होंने ये नाम सुना होगा, जो नहीं है वो रटेगा और समझ के रटेगा। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको PHWR होता क्या है। एक होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, एक होता है लाइट वाटर रिएक्टर, जिसे हम कंसीडर करें ना करें लेकिन ये 3 हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। तो जब हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो हमें फ्यूल मेंशन करना है कि इन फर्स्ट स्टेज वी हैव टू, लाइक वी वर यूजिंग और वी आर यूजिंग स्टिल नेचुरल यूरेनियम एंड एनरिच्ड यूरेनियम, और रिएक्टर हमारे ये है। ऐसे करके आपका आंसर फ्रेम होगा। अभी हम फर्स्ट स्टेज के पूरा समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। स्टेज 2 में आएंगे हम प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 238। इसमें हम रिएक्टर यूज करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फिर स्टेज 3 में हम जाएंगे, यहां पर हम यूज करेंगे एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर।
और एक दो तीन और है, वो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब स्टेज 3 तभी बता दूं। तो बेसिकली हमारी नजर यहाँ पर रहनी चाहिए फ्यूल और रिएक्टर। कुछ समझ आए ना आए ये चीज जरूर समझ में आ जानी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन करने की, ठीक है। फर्स्ट स्टेज पे चलते हैं। मैंने बोला था फ्यूल यूज करेंगे हम यहाँ पर, ऑब्वियसली रिएक्टर है, ये रिएक्टर मैंने ले रखा है। 3 टाइप के रिएक्टर मैंने आपको बताया। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें हम कर क्या रहे हैं, आप कुछ भी देखो, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, लाइट वाटर रिएक्टर, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर है ना, दैट मींस हम, आप देख रहे होगे हैवी वाटर ले रहे हैं, बॉइलिंग वाटर ले रहे हैं, ये लाइट वाटर ले रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं हम, ये एक्चुअली हमारे कूलेंट है, कूलेंट एंड मॉडरेटर का काम कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था मॉडरेटर, मॉडरेट क्या करता है, मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो डाउन। राइट, मॉडरेटर न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो डाउन करता है, दैट मींस मॉडरेट करता है। और कूलेंट का काम करता है, जो भी हमारा वाटर जा रहा है वो एज अ हीट को जो अपने साथ ले जाता है और फिर वो टरबाइन में यूज होता है, स्टीम, वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन को चलाता है। तो जो ये कूलेंट यूज कर रहे हैं ना, उसी के बेस पे हमारा नाम रख दिया गया। जैसे हैवी वाटर है तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर यूज कर रहे हैं तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, लाइट वाटर यूज कर रहे हैं तो लाइट वाटर रिएक्टर। ठीक है गाइस, तो अब मैंने ये रिएक्टर सेट कर दिया है और इसमें मैं जो मर्जी यूज करूं डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, बस मेरे को ये मेंशन करना है कि यही हम यूज करेंगे। इंडिया के ज्यादातर रिएक्टर्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, एक्सेप्ट आप एक्सेप्शन में लिखोगे बी ए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है सिर्फ और सिर्फ तारापुर महाराष्ट्र में जो, और एक जगह और है, बट आप ये तारापुर ध्यान में रखना, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्टर्स आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बिकॉज उस टाइम पे जब ये प्रोग्राम हमने शुरू करा था तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना इजी था हमारे लिए। अब हमने फ्यूल कौन से यूज कर रहे हैं यहाँ पर, नेचुरल यूरेनियम। सर मुझे गैस्ट्रिक हो रहा है, ले आओ। किसी को कोई डाउट? ठीक है, यहाँ पर नेचुरल यूरेनियम हमने यूज करना है एंड एनरिच्ड यूरेनियम यूज करना है। दैट मींस हमारे में क्या पड़ा है यहाँ पर, रिएक्टर में कौन सा फ्यूल पड़ा है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। अब मैं इसको न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवा रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब मुझे बताओ इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, और मतलब क्या इसमें यूरेनियम 235 238 का रिएक्शन कौन बताएगा मेरे को क्या होने वाला है? एनीवन? अभी तो पढ़ा है हमने यार पीछे वाली क्लास में, अभी बेसिक जब पढ़ा था हमने, ट्राई तो करो। तो प्लूटोनियम 239। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। प्लूटोनियम 239 हमारा यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिर हम ये चला ही क्यों रहे हैं, तो हमें एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए ताकि हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी वेपन कुछ बना पाए। तो वो किससे, हीट किससे मिल रही है हमको? यूरेनियम 235। एग्जैक्टली, यूरेनियम 235। यहाँ से हमने इसकी हीट ली, इसको हमने यूटिलाइज कर लिया इलेक्ट्रिसिटी और सब में, जिस भी पर्पस के लिए हम इसे बना रहे हैं। और यहाँ से यूरेनियम 238 का बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें प्लूटोनियम 239। तो इसका मतलब हमारा जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है दैट इज नॉट एक्चुअली वेस्ट, दैट इज यूजफुल, क्योंकि ये फिजाइल मटेरियल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। नाउ ये कहना बहुत आसान हो रहा है यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक टेक्नोलॉजी लगती है। आप नाम ध्यान रखोगे इस टेक्नोलॉजी का, वो है रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है, रीप्रोसेस करना है। अब ये रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इतना आसान नहीं है। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर दिस रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए वी आर ट्राइंग टू गो फॉर NSG, ताकि हमें ये टेक्नोलॉजी मिल जाए और हमारा फर्स्ट स्टेज जो है वो सक्सेसफुल हो, हम इस प्लूटोनियम 239 को यूज कर पाए अपने बाकी के रिएक्टर्स में और अगली स्टेज के लिए। वाला जंग लगाया तुमने, थोड़ा कम करो ना यार किसी का माइक ऑन है, उनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, एक बार वो थोड़ा
म्यूट कर लेगा। और यार अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अदरवाइज कुछ भी मिस हुआ तो आगे का समझ में नहीं आएगा यार। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर प्लूटोनियम 239 के लिए यहाँ पर हमें इतना समझ में आ गया कि हमें रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि मैं प्लूटोनियम 239 को यूज कर पाऊँ। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पर हमें टारगेट दे रखा है, और ये जो भी साइंटिस्ट अपने होमी जे भाभा और उनकी जो टीम होगी, होमी जे भाभा एंड उनकी टीम, उन्होंने एक टारगेट सेट करा था कि हम फर्स्ट स्टेज से कम 10 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अभी तक हम सिर्फ 6 गीगावाट अराउंड जनरेट कर पा रहे हैं। ये एक टारगेट है कि जब हम 10 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो हमारे पास इतना प्लूटोनियम 239 आ जाएगा कि हम इसे नेक्स्ट स्टेज में यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए प्लूटोनियम 239 फ्यूल क्यों है, और क्यों हम 10 गीगावाट ऑफ, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे टारगेट कैसे सेट कर दिया, ये इस पे रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, फिर जाके एक्सपर्ट्स ने अपने 10 गीगावाट सेट करा है। जैसे हमारे रिन्यूएबल का टारगेट 175 गीगावाट है 2022 के लिए, 2030 के लिए हमने कर रखा है करीब 450 गीगावाट। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है दैट द टारगेट वी हैव इज 10 गीगावाट फॉर फर्स्ट स्टेज। यहां तक फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई सबको? इतना ही हमने इसमें जानना है, इतना ही हमने इसमें लिखना है। फ्यूल की इंफॉर्मेशन। हैव अ डाउट। एक सेकंड। यस पुनीता। Yes, sir. पूछो पुनीता। Sir, are we using all the 3 reactors in the first stage? या करेक्ट आउट, वेरी नाइस। देखो हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर भी यूज कर रहे हैं, लाइट वाटर भी कहीं कहीं यूज हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी जो यूज हो रहा है वो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने मतलब जो इंडिया डेवलप कर पा रही थी, और इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली भी डेवलप करी है। ठीक है, दैट मीन्स हमने पहले, अगर आपको थोड़ा बहुत और मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ, हमने जो फर्स्ट रिएक्टर मंगवाया था वो कनाडा से मंगवाया था, और उन रिएक्टर्स को बोलते हैं कांडू रिएक्टर्स। कांडू, ये आप ना भी लिखो तो चलेगा, बट ये थोड़ा बहुत डीप इंफॉर्मेशन है कि भाई कांडू रिएक्टर्स हमने फर्स्ट टाइम मंगवाए थे कनाडा से, दैट इज कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम। इन कांडू रिएक्टर्स के बाद हमने इंडिजीनियसली डेवलप करे PHWR। नाउ दिस PHWR विल वर्क ओनली टिल वी हैव अचीव्ड दिस 10 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हमने 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी अचीव कर लिया, मेरे पास सफिशिएंट प्लूटोनियम 239 आ गया। अब इस प्लूटोनियम 239 का स्टॉक मैं आगे यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें इतना भी ध्यान रखना है कि जैसे ही, लेकिन इस प्लूटोनियम 239 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और वो होने के लिए मेरे पास ये टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके लिए मेरे को NSG का पार्ट, वो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। NSG क्या होगा आज की क्लास में समझो क्या है NSG। बेसिकली ये कार्टेल है जो रोकता है कि भाई कोई भी हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूल हम किसी भी ऐसे किसी कंट्री को भी नहीं दे सकते। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट? एक बार मैं फिर ढंग से एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। फ्यूल जाएगा, फ्यूल है हमारे पास यूरेनियम 235, 238, ये कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम 239। दिस विल कन्वर्ट टू हीट, वी विल यूटिलाइज इट। द रिएक्टर्स विल बी यूजिंग PHWR, BWR, light water reactors. We need reprocessing technology for it. That's why we are vouching for NSG. Also, plutonium 239 will be the fuel for next stage, and we have the target of 10 gigawatt of electricity to generate from it. 250 वर्ड्स में अगर लिखने को आया, हमारे पास 50 शब्दों में ये पहली स्टेज समझा देनी है आपको। ठीक है गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरे को सेकंड स्टेज समझना है। सेकंड स्टेज में भी अगेन फ्यूल इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम फ्यूल यूज करेंगे एंड रिएक्टर यहाँ पर हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कर रहे हैं। फास्ट ब्रीडर मतलब क्या है? ब्रीड मतलब क्या है? कुछ रिप्रोड्यूस होना, ब्रीड होना, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होना। फास्ट ब्रीड मतलब यहाँ पर सबसे यूनिक बात यही है, जितना मैं यहाँ पर
वो डालूंगा, क्या बोलते हैं, फ्यूल डालूंगा, उससे 20% एक्स्ट्रा मेरे को फ्यूल मिलेगा। मतलब कि मैंने पेट्रोल अगर सपोज डाला तो मेरे को पेट्रोल 100 लीटर पेट्रोल डाले, यहाँ पर 120 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ऐसी ये टेक्नोलॉजी और ऐसा ये इसमें इस प्रोसेस में होने वाला है। पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं हम, इसमें फ्यूल डाल रहे हैं, कौन सा, प्लूटोनियम 239 प्लस यूरेनियम 238 मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर डालेंगे। मिक्स्ड MOX बोलते हैं, लेकिन ये छोड़ दो आप, इसको याद रखो क्योंकि फ्यूज हमने पढ़ रखा है। अब मेरे को कौन बताएगा भाई इस पे क्या रिएक्शन होगा अगर मैं इसमें रिएक्शन करवाता हूं, तो इस रिएक्शन में तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा और क्या जनरेट होगा? एनीवन वुड लाइक टू से? So from uranium 238 हमें plutonium 239 मिलेगा, and from plutonium 239 we generate heat. करेक्ट, वेरी गुड यार, पार्टिसिपेट करो यार आप लोग, तभी मतलब एक इंटरेस्टिंग बना रहेगा, अदरवाइज सब्जेक्ट बोरिंग हो जाएगा और मेरी भी फिर एनर्जी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर हम प्लूटोनियम 239 ऐसा वो मिल रहा है हमें अगेन, तो हमने प्लूटोनियम 239 डाला और हमें प्लूटोनियम 239 ही मिल रहा है, और यहाँ से हमने हीट डेवलप करा के इसका यूटिलाइजेशन करवा दिया जो मैंने रिएक्टर बना रखा था। साथ में हम क्या करते हैं, इसी में हम एक और चीज को डालते हैं, वो है थोरियम, दैट इज थोरियम 232 एज अ ब्लैंकेट मटेरियल यूज कर रहे हैं। ब्लैंकेट मटेरियल को आप कुछ मत समझो, ऐसे समझो इस रिएक्टर में यूज कर रहे हैं, एंड दिस थोरियम 232 विल गिव अस यूरेनियम 232। वेरी नाइस, 233, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मेरे पास दो प्रोडक्ट आ गए हैं। इसी प्लूटोनियम को मैं और रिएक्टर खड़े करूंगा, ऐसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको यूटिलाइज करूंगा, और इस यूरेनियम 233 दिस इज गोइंग फॉर द थर्ड स्टेज। Now again reprocessing technology is very vital for this program to conduct or to be successful. अभी हम सेकंड स्टेज पे पहुंचे तक नहीं है, बिकॉज FBR रिएक्टर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो प्लूटोनियम हमें मिलता है ना, इट इज वेपन ग्रेड फ्यूल और हाई एनरिच यूरेनियम, हाई एनरिच फ्यूल है ये हमारे लिए, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो अराउंड 40% या 30% के अराउंड है। बट आप इतना समझो कि ये हाई ग्रेड है, तो इसलिए हमको कोई बाहर से रिएक्टर नहीं देगा, क्योंकि ये वेपन ग्रेड उसमें फ्यूल में कन्वर्ट हो गया है। तो मेरे को कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा कि मैं इसको वो कर पाऊँ, इसको एज अ फ्यूल यूज कर पाऊँ, क्योंकि फिर वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंडर आ जाएगा। इसीलिए इंडिया इज डेवलपिंग इंडिजिनियसली दिस FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप है अभी ये। तो ये क्या ये आ गया? नहीं आया। इसको आने की डेट कब थी कि ये आ जाएगा? 2012 में था कि इसको कमीशन हो जाएगा, लेकिन ये कमीशन अभी तक नहीं हो पाया है। अब 2022 की डेट है, दिसंबर के महीने में इस पे काफी न्यूज चलेगा, एंड दिस विल बी द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर UPSC इन 2023। बट हमें बस मेंशन करना है इसमें कि भाई FBR है, कि प्रोटोटाइप FBR है जो रिएक्टर यूज करेंगे। अंडर प्रोसेस है, अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर इसको करवा भी दिया है, लेकिन ये इसकी कमीशनिंग डेट अभी दिसंबर में है, तो तब काफी हाईलाइटेड रहेगा ये टॉपिक। अब हमने जैसे देखा था 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमें उससे प्रोड्यूस करनी है टू मेक द प्रोजेक्ट वाइबल, फाइनेंशियली वाइबल, कमर्शियली वाइबल। इसमें क्या होगा? इसमें हमें जनरेट करना है 50 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जब तक हम 50 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें अचीव ना कर लें, तब तक हम थर्ड स्टेज में नहीं जा पाएंगे। और 50 गीगावाट जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो डेट मांगते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम 2050 तक ये अचीव नहीं कर पाएंगे, 2050। एंड एज वी हैव न्यू टारगेट्स अंडर क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, और आप ग्लासगो और पंचमृत के अंदर देखोगे, वहां पर हमारा बहुत ज्यादा मेजर एम बन गया है कि हम न्यूक्लियर को भी एडवांस करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और इसके लिए काम करें और इसका शेयर बढ़ाएं हमारे एनर्जी मिक्स में। तो सेकंड स्टेज में बेसिकली हमारा ये था। इसमें आप खुद पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। मैं बोलूंगा यार इतनी चीजों में हमें घुसा नहीं, हमें 50 वर्ड्स का मटेरियल इकट्ठा करना है, वहां पे लिखना है कि हमारी डेप्थ भी शो हो जाए और हमें पता भी लग जाए कि हमें आ गया है ये टॉपिक। अदरवाइज ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं,
इसमें हमें फंसना नहीं है इसकी डिटेलिंग में कि ये क्या होता है और वो क्या होता है, इसमें आप बहुत कुछ पढ़ोगे अगर आप आर्टिकल, लेकिन इतना है अगर आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल उठा के पढ़ लोगे ना इस टॉपिक के बाद, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो एक बार देख लेते हैं हमने इसमें क्या बात करी। फ्यूल इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 238 का मिक्स। रिएक्टर कौन सा है, एनीवन? Fast breeder. Fast breeder reactor. राइट, एंड थोरियम इज, वी आर आल्सो यूजिंग थोरियम। तो थोरियम हमारा कन्वर्ट करके देगा हमको 233, यूरेनियम 233। राइट। और यहाँ पर हमें और प्लूटोनियम मिल रहा है, इस प्लूटोनियम को वापस यूज करूंगा, यूज करता जाऊंगा जब तक हमारी 50 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिल जाए। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज ऐसी स्टेज है कि ये कोई इसका मॉडल भी नहीं बना है, बस ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका रिएक्टर्स, इसे बोलते हैं हम एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर जिसे नहीं पता उसका फॉर्मूला होता है D2O। लाइट वाटर नॉर्मल जो होता है वो होता है H2O। हैवी वाटर D2O। ट्रिटियम का होता है क्या वाटर के साथ रिएक्शन? ट्रिटियम का नहीं होता वाटर के साथ कोई, मतलब वाटर क्या O2 ऑक्सीडाइज नहीं होता है ट्रिटियम, इट्स अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो ये आइसोटोप जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था वही हाइड्रोजन के आइसोटोप है, इसी में बोलते हैं एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर हम यूज करेंगे। फ्यूल की बात मैंने करी थी, हम इसमें करेंगे यूरेनियम 233 फिजाइल एंड थोरियम 232 का मिक्स। हीट जनरेट होगी किससे? यूरेनियम 233 से। हीट जनरेट करवा दी हमने, इसको यूटिलाइज कर लिया। दैट मीन्स हम इस रिएक्टर को, हमारा बेसिकली कमर्शियली पर्पस है, सब कुछ कमर्शियल है। न्यूक्लियर आप पावर प्रोजेक्ट देखोगे, ये कमर्शियली $1 बिलियन का बिजनेस है। तो इसीलिए इसको अगर हमें कमर्शियली उस वाइबल बनाना है तो इसको हमें फ्यूल तो देना ही पड़ेगा, हीट उसको यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा एनर्जी को, तब जाके ये सारे प्रोजेक्ट वाइबल रहेंगे। अब मैं थोरियम 232 से अगेन यहाँ पर मेरा यूरेनियम 233 बनेगा और एक सेल्फ सफिशिएंट वो होगा कंप्लीटली जो प्रोजेक्ट होगा हमारा थर्ड स्टेज जो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अब बेसिकली आप देखोगे तो 3 स्टेज में हमने क्या करने की कोशिश करी, हमारे पास जो वास्ट रिजर्व है ना थोरियम का, हमने वो यूटिलाइज करने की कोशिश करी। और जो यूरेनियम की कमी है हमारे पास, हम सिर्फ वर्ल्ड का 1-2% हमारे पास रिजर्व है यूरेनियम के, अराउंड 1-2%। थोरियम रिजर्व वी हैव अराउंड 25%, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए पूरा प्रोग्राम है, 3 स्टेज प्रोग्राम, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। किसी को कोई डाउट इन तीनों स्टेज पे? इसमें आप अपनी तरफ से, मैं बोलूंगा पहले अगर आपको इतना जब समझ में आ जाए ना, उसके बाद कभी कुछ टाइम बचे तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत पढ़ना इसके बारे में। वैसे आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आपका बीच है तो, क्योंकि आपको वैसे ही ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ना है यार, और सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आया मीन्स में। तो इजी पार्ट है, आपको कवर करना है। 3 स्टेज में बोलेंगे आपको कवर करने में। फर्स्ट इंट्रो देना, सेकंड आप फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन करना, ये हमारी फर्स्ट स्टेज को एक्सप्लेन करना 50 वर्ड्स में, सेकंड स्टेज को एक्सप्लेन करना, थर्ड स्टेज को एक्सप्लेन करना, कंक्लूजन दे देना, एक बढ़िया डायग्राम बना देना, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जितने भी मिल रहे। ठीक है, एक बार क्विकली मेरे को कोई बता देगा स्टेज 1 में कौन सा फ्यूल यूज करेंगे? तो नेचुरल यूरेनियम एंड एनरिच्ड यूरेनियम। बहुत बढ़िया। स्टेज 2 में? तो प्लूटोनियम 289 एंड यूरेनियम 238। करेक्ट। एंड लास्ट में हम यूज करेंगे थोरियम 232 एंड यूरेनियम 233। करेक्ट। एंड उसके रिएक्टर्स, हमें जो एक थर्ड स्टेज के हमने रिएक्टर्स मिस करे हैं वो ये दे रहे, AHWR, CHTR, ADS एंड MSR। क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर हमने देख लिया है, इसमें जो होगा
बाय प्रोडक्ट आप ध्यान में रखोगे। CHTR क्या चीज है? कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर। कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर में हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली, इसमें भी हम थोरियम 232 प्लस यूरेनियम 233 का मिक्स लेंगे, लेकिन ये मिक्सचर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन, वाटर को स्प्लिट करने में। वाटर को स्प्लिट करके हम हाइड्रोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। CHTR, ये थर्ड स्टेज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। CHTR बेसिक आपको ये है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, लेकिन हमको जो थोड़ा बहुत याद रखना है वो है ये कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स। दे यूज फ्यूल एज थोरियम 232 एंड यूरेनियम 233 मिक्स, और उनका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय स्प्लिटिंग अप वाटर। और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो स्प्लिट करने में यूज होगी H2O को। स्प्लिट कैसे होता है, क्यों होता है, ये हमारे स्कोप से बाहर है, ये हमें नहीं पढ़ना। सर एक बार ये प्लीज रिपीट कर देंगे, यही वाला बस। CHTR तो दोबारा रिपीट। Yes. हाँ जी। CHTR में हमें यूज करना है, दिस इज कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर और हाई थर्मल रिएक्टर्स। इसमें हमें फ्यूल यूज करना है, कौन सा फ्यूल? सेम रहेगा हमारा इसमें भी, थोरियम 232 एंड यूरेनियम 233। ठीक है। अब जो इससे हीट प्रोड्यूस होगी, इसमें तो हम ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी एंड वेपन ग्रेड वो वेपन के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन इस हीट का हम क्या करेंगे? इस हीट का इस वाले पर्पस के लिए नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव चेंज है। इसमें हम वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्रोजन फॉर एनर्जी पर्पस और फॉर अदर पर्पसेस, हाइड्रोजन फ्यूल। बेसिक इसका इतना है। इसमें आप और डेवलप इन कर सकते हैं और जान सकते हैं, वो आपका वो होगा कि जितने क्यूरियस हो गए। पर क्यूरियोसिटी इस टाइम पे मैं बोलूंगा आपको रोक लो, क्योंकि इससे ज्यादा हमसे कोई नहीं पूछने वाला, कोई CHTR डायरेक्ट नहीं आने वाला कोई भी क्वेश्चन। ये बस आपने जब थर्ड स्टेज एक्सप्लेन कर रहे होगे तो उसमें हल्का सा ये डाल देना, रिएक्टर कौन कौन से यूज होते हैं, CHTR, कोई नहीं पूछेगा इससे ज्यादा। अब थर्ड में आ जाते हैं हम, ADS, एडवांस ड्रिवन सिस्टम, और आखिरी है मोल्टन स्टेट रिएक्टर। एडवांस ड्रिवन रिएक्टर में क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन की स्पीड कुछ ज्यादा ही हाई होती है। देखो दीज आर सब क्रिटिकल रिएक्टर्स, जहां पर न्यूट्रॉन्स हमारे ज्यादा लॉस होता है रेदर देन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस। और ये बेसिकली इसको ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेंगे, बस हमारा हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट को स्टेबल एलिमेंट में बनाने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट आता है उसको स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देना बस। और मोल्टन स्टेट सॉल्ट रिएक्टर्स, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें जो फ्यूल और मॉडरेटर होगा वो हमारा मोल्टन स्टेट में होगा बस। और ये हमें एज अ एग्जाम्पल यूज करने हैं, ये तो मैंने फिर भी, ताकि हमें एकदम से अजीब ना लगे कि मोल्टन स्टेट सॉल्ट रिएक्टर है क्या चीज, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है। अदरवाइज ये एक्सप्लेन ना भी करो तो चलेगा, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स में डालनी है ये चीज। एक्सप्लेन जो करना था वो मेजर पार्ट वो वाला करना था हमें, जो थर्ड एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का था। तो ये 3 हो गए, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, कॉम्पैक्ट हाई टेम्परेचर रिएक्टर, एक्सेलरेटर ड्रिवन सिस्टम और मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स। ये हमारा थर्ड स्टेज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। सही? किसी को डाउट? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? थर्ड स्टेज हमारे कंप्लीट कर लिया, हमारे 3 ये न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के हमारे उसमें चलेगा जो आंसर लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट NSG एंड NPT। इससे पहले हमें समझने से पहले हमें ये समझना है कि न्यूक्लियर पावर रेस जो थी कि हम डेवलप करेंगे, न्यूक्लियर पावर को डेवलप करेंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाएंगे, ये आफ्टर कोल्ड वॉर शुरू हुई थी। कोल्ड वॉर क्यों हुई थी, क्या क्यों नहीं हुई थी, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। कोल्ड वॉर के दौरान US एंड रशिया में शुरू हुआ था, देन अदर एडवांस कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज ने भी शुरू किया। इंडिया ने कब जाके पहला एक्सप्लोजन किया? 1974 ईयर ध्यान रखेंगे,
और इसको हमने नाम दिया, इसके इस टाइम पे कौन सी किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी। Sir, Indira Gandhi. इंदिरा गांधी। करेक्ट। 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। करेक्ट। इसको हमने नाम दिया कि भाई ये तो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, PNE, ये नाम दिया हमने, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो कि था नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। ऑब्जेक्टिव जो भी होगा वो एक डिबेट का पॉइंट है, वो डिबेट हमें नहीं जाननी, बस ये हमने जो नाम दिया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो दिस इज PNE, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। नाउ जब इंडिया ने ये करा तब एक ग्रुप जो एडवांस कंट्री का ग्रुप था उनका एक कार्टेल फॉर्म हुआ। कार्टेल मतलब जो प्राइस किसी भी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। आपने ओपेक पढ़ा होगा, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रोकने की, उसकी प्रोडक्शन को रोकने की, उसकी सप्लाई को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक कार्टेल बना हमारा NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, 1974 में। एंड सोनली बिकॉज इंडिया डिड दिस एक्सपेरिमेंट और दिस एक्सप्लोजन, दिस जो भी करना था इन्होंने कंडक्ट किया, ये उसमें ही NSG का फॉर्मेशन हुआ। और NPT, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका जो हुआ था 1968 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसके अंडर इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो पढ़ेंगे अभी हम, क्या क्या इन्होंने कंडीशंस बोली थी और क्या क्या बेसिकली इनके अंदर था। इन्होंने बेसिकली डिवाइड किया था न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन सी है और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन सी है। और न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स में इन्होंने P5 कंट्रीज बताई थी बेसिकली, कि P5 countries will be the only countries which are having nuclear power or nuclear weapon. Other states are not nuclear weapon, but अगर उन्होंने NPT साइन किया है तो उनको हम ये पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए वो देंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। ये अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि क्या है अभी हम पढ़ने के बाद। तो ये देखेंगे हम NSG और NPT के अंडर। अब NSG आया तो था फॉर लाइक कि प्रोलिफरेशन ना हो और इसको हम टेक्नोलॉजी हर किसी के पास ना पहुंचे, इस सब की इसकी क्या कंडीशन है और हमें मेंबरशिप नहीं मिल रही। NSG हमारे सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन वहां पर लिखा है कि क्या चल रहा है आजकल न्यूक्लियर उसमें, तो वो NSG आ ही जाता है उसके रूप। ठीक है, तो NSG एक ट्रांसनेशनल बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज की, एंड टू कंट्रोल द proliferation of nuclear weapons by curbing the export of nuclear weapons, development materials and related technology. That means अगर मेरे को एनरिच यूरेनियम की जरूरत है, जो कि इंडिया को रहती है, वो इंडिया को तभी मिल पाएगा जब इंडिया NSG का मेंबर हो। सवाल ये उठता है कि इंडिया तो मेंबर है नहीं, फिर कैसे मिल रहा है, वो भी हम देखेंगे फिर कैसे मिल रहा है। एंड इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन, the world has made exception for India for this particular तो उसके लिए कि भाई इंडिया को कैसे मिल रहा है एनरिच यूरेनियम फ्यूल जो है अदर कंट्रीज से। सेकंड, इंडिया को रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी चाहिए और रिएक्टर्स भी चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो NSG की कंडीशन क्या है? NSG की कंडीशन है आप NPT साइन करिए। अगर आपने NPT साइन कर रखा है, ये मेंबरशिप के लिए कंडीशन है। सॉरी, जिसको देना है, जैसे सपोज अगर किसी को, हम मेंबर कंट्री है कोई NSG की और उसको मटेरियल किसी को देना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको NPT साइन होना चाहिए और आपका फुल स्कोप सेफगार्ड। दैट मींस आपके जितने भी रिएक्टर्स हैं ना, आपकी कंट्री में जितने भी रिएक्टर्स हैं, वो IAEA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीसफुल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है न्यूक्लियर के लिए, उसके अंडर होना चाहिए। दैट मींस IAEA कभी भी आके आपके जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उस पे इंस्पेक्शन कर सकती है। अब इंडिया के पास कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म है? इंडिया के पास फुल स्कोप तो नहीं है, इंडिया इज लाइक, इंडिया एक्सेप्शन है। इंडिया के पास दो फैसिलिटीज हैं, सिविलियन फैसिलिटीज एंड मिलिट्री फैसिलिटीज। फैसिलिटीज मतलब जो इनके पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एंड IAEA सिर्फ और सिर्फ सिविलियन में कर सकते, मिलिट्री में नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन भी देखेंगे क्यों मिला और कैसे मिला। यहाँ पर डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब अगर मेरे को NSG की मेंबरशिप चाहिए,
ये मेरे ख्याल से 8 मार्कर्स में अगर कभी बना तो बनेगा NSG। उसमें आप NSG के बारे में लिख दोगे, कंडीशन बता दोगे और NSG की पार्टनरशिप के लिए क्या कंडीशन है। यहाँ पर आप देखोगे कि NPT साइन होना चाहिए, लेकिन हमने तो NPT साइन नहीं किया है। अभी वो भी देखेंगे हमने NPT साइन क्यों नहीं किया है। अब मेंबरशिप के लिए क्या चाहिए, द कंट्री मस्ट हैव टेकन स्टेप टू स्टॉप प्रोलिफरेशन। बिल्कुल इंडिया ने करा है। इंडिया की पॉलिसी क्या कहती है, नो फर्स्ट यूज। इंडिया की पॉलिसी में भी बात करेंगे कि इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या चीज। द कंट्री पुट इन प्लेस द मैकेनिज्म टू एड्रेस प्रोलिफरेशन डोमेस्टिकली। ये 5 पॉइंट है ना, ये याद होने चाहिए यार हमें। आप कैसे भी इसको याद करें, हम अभी याद करके देख लेंगे इसको। अगर याद होता है, एक बार 2-3 बार और पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। एक हमारे पास स्टेप कुछ लिए होने चाहिए टू स्टॉप प्रोलिफरेशन, एक कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, एंड इट शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के पास इंडिजीनियसली डेवलप्ड PHWR वर्किंग, जो PHWR है वो डेवलप कर रहा है इंडिया। इंडिया अभी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर डेवलप कर रहा है। तो इंडिया के पास एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी तो है, एंड दे कैन एक्सपोर्ट इट टू नेबरिंग कंट्रीज फॉर पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह की। एंड इट मस्ट adhere to guidelines of NSG। ये 4 चीजें हैं, लेकिन जो चीज नहीं है वो ये नहीं है that India has to sign or any country has to sign NPT for it or any of the following treaties। कौन सी ट्रीटीज, जो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन को कंडक्ट, और जो पार्ट है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की ट्रीटीज। 5 ट्रीटीज हैं, उन पे हमने नहीं जाना, बट इफ यू आर अपेयरिंग फॉर UPSC प्री तो उस पे हमें पढ़ना होता है वो 5 ट्रीटीज भी, क्योंकि एक स्टेटमेंट में कभी दे देते हैं, बट फॉर मेंस पर्पसेस वी डोंट हैव टू स्टडी दैट। इंडिया के पास ये पॉइंट नहीं है, NPT साइन नहीं कर रखा। फिर भी आप देखोगे इंडिया को NSG वेवर है। इंडिया US डील के अंडर, न्यूक्लियर डील जो हुई थी, इंडिया को रिएक्टर्स मिल रहे हैं, फ्यूल मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेसी डन इन 2008 के करीब में। आपको बस इतना दिखाना है कि इंडिया ने कुछ प्रोमिसेस करे थे, और वो प्रोमिसेस क्या थे। एक था नो फर्स्ट यूज, दैट विल नॉट। देखो ये तो ठीक डॉक्यूमेंट ऑफिशियल जो चीजें चलती हैं, जो बुक्स में चीजें चलती हैं, जो पूरी डिप्लोमेसी को दिखाता है, डिबेट्स को दिखाता है, वो दिखाता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो कोई ऐसी बेवकूफ, ये बहुत सारी डिबेट्स हैं, इट्स नॉट एक पार्ट कभी भी ट्रू नहीं है, बट हमें डिबेट्स में नहीं जाना। हमें ये जानना है कि भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि भाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का एक उन्होंने दिया था। सेकंड दिया था सेल्फ इम्पोज्ड मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके इन्होंने कुछ दिया था। ऐसा पेपर देखते हैं आगे, ठीक है। ये आप देखो NSG का जो वेवर मिला था हमें सितंबर 2008, ईयर याद रखेंगे हम। प्रणब मुखर्जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे 2 कमिटमेंट रखी, और वो कमिटमेंट थी नो फर्स्ट यूज एंड सेल्फ इम्पोज मॉरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, खुद ही बोल दिया। तो इतनी बड़ी कोई, इसमें इन्होंने इतनी बड़ी कोई डिमांड या फिर कोई कमिटमेंट नहीं रखी। ये तो ठीक है, ये तो कोई भी रखेगा। फिर अब US ने अपने एक्ट में चेंज करा और US डील हुई, वो अंडर इंडो US डील के अंडर आता है। ये एक UPSC मेंस का टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप अगर आपको टाइम मिलेगा तो इंडो US डील भी देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नो डाउट। देखने की कोशिश करना इंडो US डील, इंडिया जापान डील। और इसीलिए हमें किसी भी कंट्री जो NPT साइन नहीं कर रखा उनको NSG का वेवर नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया के लिए ही था। इसको हम स्पेशल क्लीन वेवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, हमें इसमें ध्यान रखना है बेसिकली ये अपनी डेफिनेशन और इनकी क्या कंडीशन है टू ट्रांसफर। अब भाई टेक्नोलॉजी वो तभी देंगे जब आपने NPT साइन कर रखा होगा और फुल स्कोप सेफगार्ड होगा आपका मैकेनिज्म वाला। ये UPSC के प्री में भी क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम कि इंडिया के पास कौन सा मैकेनिज्म है, तो फुल स्कोप मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। सेकंड हम बताएंगे मेंबरशिप के लिए क्या क्या चाहिए।
और इंडिया इसलिए भी बिड कर रहा है, एक बार उसके पास वो आ जाए तो वो हर एक कंट्री से, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूएस ने वो करा है, अमेंडमेंट किया है कि इंडिया को ये सब मिल जाए, लेकिन वो चाह रहा है कि आज जो भी मेजर न्यूक्लियर जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल मिलता है और जहाँ पर टेक्नोलॉजी मेजर है, वहां से भी हमें टेक्नोलॉजी एकदम से आसानी से ट्रांसफर हो जाए, तो इसलिए भी वी आर बिडिंग फॉर इट। ठीक है, एनएसजी में इतना ही हमें ध्यान में रखना है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक बार देख लेते हैं हम। सर एक बार आप हाँ, यस यस सर एक बार आप ये बस नीड फॉर एनएसजी के आप जो 2-3 पॉइंट बताए थे ना, एक तो फ्यूल वाला तो बताया था, बाकी और क्या बताया था आपने, बस वो बता दीजिए एक बार। व्हाई वी नीड एनएसजी मेंबर। वी वांट हियर कंप्लीट, हमें एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मेजर पॉइंट रहेगा हमारा। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं जो एक आपको फाइल बना के दूंगा ना, उस फाइल में मेंशन होंगे, घुमा फिरा के वही पॉइंट्स हैं यार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और हम अपना एक्सपोर्ट जो कर पाएंगे। अगर मेरे को एनएसजी का मेंबरशिप मिल जाएगा तो मैं अपनी जो न्यूक्लियर, जो मैं खुद इंडिजिनियसली बिल्ड कर रहा हूँ, उसे बेच पाऊंगा, एक मार्केट डेवलप करूंगा अपने लिए। उसकी वजह से क्या होगा, एक न्यूक्लियर डिप्लोमेसी खेल पाऊंगा मैं, उसके बेस पे लोग मेरे साथ बढ़िया रिलेशंस बनाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की गेम आ जाएगी। एक मैं लीडरशिप क्वालिटी भी दिखा पाऊंगा, कैसे नो फर्स्ट यूज हमारा एजेंडा है। तो एशिया में और ये साउथ एशिया अपना एशियन, उसमें मैं एक लीडरशिप का वो भी कर पाऊंगा कि भाई एक लीडरशिप जो क्वालिटी चाहिए होती है फॉर अ ग्लोबल लीडर और फॉर अ रीजनल लीडर, वो मैं एक्सपोज कर पाऊंगा, शो कर पाऊंगा अपने रीजनल जियोपॉलिटिक्स में। तो ये सारे 4-5 रीजंस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि एनएसजी के वेवर के फायदे क्या। और भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन मेजरली यही है, और बाकी घुमा फिर आगे फिर सारी बातें वही कर रखी हैं इसमें। ठीक है गौरव? यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो एनपीटी देख लेते हैं फिर। एनपीटी 1968 में आई थी। ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई टू प्रिवेंट, नाम से ही ऑब्वियस है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन टेक्नोलॉजी, और इसको कॉपरेट कर रहे हैं फॉर पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर एनर्जी यूज होनी चाहिए, उसके लिए ये ट्रीटी आई थी 1968 में। इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर और फोर्स में 1970। इतनी डिटेलिंग में हमें नहीं जाना इफ वी आर नॉट अपीयरिंग फॉर प्रीलिम्स। अब इसके 3 पिलर है, एक है नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे ही आपको मेंशन करने हैं, अगर आंसर लिखने को आ गया इसमें ऐसे ही अलग से आप मेंशन करना। नॉन प्रोलिफरेशन के लिए रोका गया है इसमें। कैसे रोका हुआ हमने देख ही लिया है कि एनएसजी का एक ग्रुप बनाया गया है, इसमें एक कंडीशन सबसे मेजर यही रखी गई है, इफ यू वांट टू बी द पार्टनर एनपीटी साइन करो, इफ यू वांट टू ट्रांसफर सम टेक एनपीटी साइन करो। इंडिया की यहाँ पर बहुत मेजर वो बताते हैं, अगर आपने बुक्स वगैरह भी कोई सुना भी होगा न्यूज में, कि यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्किल सबसे सुप्रीम डिप्लोमेटिक स्किल्स थी उस टाइम के 2008 के टाइम। शिवशंकर मेनन वगैरह डिप्लोमेट्स रहा करते थे उस टाइम पे, वो काफी किताबें भी लिखते हैं इसके ऊपर। कभी टाइम मिले, जब आप यूपीएससी फील्ड में आओ या फिर यूपीएससी के उसमें हो गए आप, तो देखना कभी इसको। सेकंड था डिसआर्मामेंट एंड थर्ड है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इस ट्रीटी के अंडर ये था दैट न्यूक्लियर वेपन स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी न्यूक्लियर टेक को, ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, ये आप एक और चीज ध्यान में रखें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये एक एजेंसी बनाई गई और उस टाइम पे ये एजेंसी को काफी इंपॉर्टेंस मिली, इसीलिए क्योंकि ये सेफगार्ड मैकेनिज्म थे इनके डिफरेंट, कि आपकी जितनी भी फैसिलिटीज होंगी उसमें IAEA की इंस्पेक्शन हो सकती है, फुल स्कोप सेफगार्ड जिसे बोला गया। आपका एक और होमवर्क रहेगा, आप JCPOA भी पढ़ेंगे, दैट इज ईरान एंड यूएस के डील में जो है। देखो इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आने नहीं वाला, लेकिन जस्ट फॉर कि भाई ये भी एक पार्ट है, क्योंकि न्यूक्लियर उसके फील्ड में ये चल रहा है। तो JCPO भी एक बार देखना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम और प्लान ऑफ एक्शन है,
2015-2018 में साइन हुआ था, एंड 2000 अभी रिसेंटली ट्रम्प के टाइम पे उसने विड्रॉ कर लिया था, एंड बिडेन अब वापस इस पे सोच रहा है कि क्या करें JCPOA के साथ। तो वहां पर IAEA की इंस्पेक्शन से ही पता लगा दैट दे हैव अदर फैसिलिटीज व्हिच दे आर यूजिंग फॉर न्यूक्लियर वेपन पर्पसेस। थोड़ी बहुत बातें IAEA के बारे में। वर्ल्ड सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, काम किया है फॉर द सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर साइंस। ये आप एक लाइन रट लो, ये तीनों में चिपका देना, NPT, NSG और IAEA, तीनों का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यही है, contributing to international peace and security and United Nations Sustainable Development Goals। ठीक है, NPT में यही जानना है हमें। NPT डन, NSG डन। नाउ विल सी कि इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी हम 50-100 वर्ड्स के लिए तैयार करेंगे, है बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन जो शॉर्ट में हमें समझना है वो यही समझना है कि 1998 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था अंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में हुआ था, ऑपरेशन शक्ति। राइट, ऑपरेशन शक्ति हुआ। और उसके बाद वर्ल्ड में इसके पीछे बहुत सारे यूएस वाज कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। जितने भी एडवांस कंट्रीज है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, कंप्लीटली उन्होंने यहाँ से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए थे। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर NSJ जो थे उस टाइम के, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको बोला गया आप एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तैयार करें। डॉक्ट्रिन इज काइंड ऑफ अ पॉलिसी और स्टैंस, हमारा क्या क्लियर स्टैंस है। उन्होंने तैयार करा 1999 में, उन्होंने पब्लिक किया, अडॉप्टेड 2003 में अडॉप्ट। हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता क्या है? दैट वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। इस पे भी डिबेट है, कुछ कहते हैं कि कुछ इसके फेवर में, कुछ कहते हैं वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज, वी शुड नॉट हैव दिस पॉलिसी। इनकी अपनी डिबेट है, लेकिन इनका कहना है कि नो फर्स्ट यूज बट विद सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। व्हाट इज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी? दैट इफ द एडवर्सर हमें अटैक करता है तो हम उसको इतना नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब वही वाला है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि हम फिर इस पोजीशन में रहेंगे कि हम उसको पूरा डिस्ट्रॉय करें, हम कोई भी मतलब उस पर फिर ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा। तो हमने साफ साफ अपने डॉक्ट्रिन में लिख रखा। अब यह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए हमें ट्राइड डेवलप करना है, न्यूक्लियर ट्राइड। ये न्यूक्लियर ट्राइड क्या है? दैट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के पास न्यूक्लियर वेपन यूज करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और ये हमारे पास है, न्यूक्लियर ट्राइड हमने अचीव कर रखा है। लेटेस्ट कुछ INS अरिहंत हमारे पास सबमरीन्स थी, और उसके बाद तो काफी आने लग गई थी। आपने स्कॉर्पियन पढ़ा होगा अपने करंट अफेयर्स में, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, ये सारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन लोडेड वो रख सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स वगैरह। पहला पॉइंट हमारा ये है कि दैट वी हैव दिस पॉलिसी, बट वी हैव दैट वी कैन डू द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वी हैव द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। उसके लिए हमें ट्राइड डेवलप करना है, वी हैव डेवलप्ड दिस ट्राइड। न्यूक्लियर फर्स्ट, नो फर्स्ट यूज का वो भी है, इसके काफी एडवांटेजेस भी बताते हैं। दैट अगर हम इस पॉलिसी में चलते हैं तो हम आर्म्स रेस को रोकेंगे। बेसिकली हम अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे पाकिस्तान आए दिन हमारे न्यूज चैनल भी ये दिखाते हैं, पाकिस्तान आज बोल रहा है न्यूक्लियर पावर छोड़ देगा, न्यूक्लियर वेपन छोड़ देगा। और अगर आप अभी रशिया यूक्रेन को न्यूज फॉलो कर रहे हो तो उसमें न्यूज में हमेशा रहता है कि रशिया अब बोल रहा है अब अटैक हो जाएगा न्यूक्लियर, क्योंकि रशिया की पॉलिसी नहीं है नो फर्स्ट यूज, यूएस की पॉलिसी नहीं है नो फर्स्ट यूज। इनके अपने पॉलिटिकल उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि यूएस नाटो का मेंबर है, नाटो में उसको प्रोटेक्ट करना है कुछ कंट्रीज को, जापान, साउथ कोरिया। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पार्ट नहीं है सिलेबस का। तो इसीलिए इनकी अपनी वो है कंडीशन है जो नहीं यूज कर पा रहे। इंडिया का है साफ साफ नो फर्स्ट, तो इसमें काफी डिबेट है, काफी
लेकिन फिर भी हम नो फर्स्ट यूज के साथ, काफी स्कॉलरली डिबेट चलती है। Second, India will not use a nuclear weapon against non-nuclear weapon state. लेकिन अगर कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने इंडिया पे बायोलॉजिकल वेपन के साथ अटैक किया तो इंडिया विल नॉट हेजिटेट टू यूज अ न्यूक्लियर वेपन। थर्ड, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, इसको याद रखना है यार, CMD, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मतलब दूसरे को डरा के रखना, इतना डरा के रखना कि थोड़ा बहुत वो डर के रहे कि आपसे वो उलझे ना हुए, मतलब यही इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। Which is India will always have a certain minimum number of nuclear warheads to cause unacceptable damage. इस पॉइंट पे भी काफी डिबेट चलता है, उस डिबेट में हमें नहीं घुसना। फॉर योर जनरल नॉलेज क्यूरियोसिटी आप पढ़ सकते हैं इसको जब टाइम मिलेगा, जब एक बार मेंस लिख लोगे। फोर्थ पॉइंट इज इंडिया विल एक्सरसाइज वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। वॉलंटरीली, हम पे किसी ने फोर्स नहीं कर रखा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं, जब इंडो यूएस की आप जब पढ़ोगे, इंडो यूएस अभी आपका मन करे पढ़ने का, तो उसमें एक पॉइंट था, यूएस कह रहा था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे जी। हमने साफ मना कर दिया कि ऐसा ये पॉइंट हम वैलिड मानेंगे ही नहीं, हम ये मानेंगे नहीं इस पॉइंट पे। इसीलिए डिप्लोमेसी में मतलब यही था कि उस टाइम पे हमने जो पॉइंट माने ना, हमने मनवाए वो पॉइंट। इसीलिए बहुत बिगेस्ट अचीवमेंट बोलते हैं इंडियन डिप्लोमेसी की उस टाइम पे। हमने बोला हमें टेस्ट करना पड़ेगा, हम खुद से नहीं करेंगे टेस्ट, हम कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने किया तो हम कर भी सकते हैं। बेसिकली उनका ये पॉइंट था, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय जो एडवर्सरीज हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान, चाइना, नाम मेंशन नहीं करा उन्होंने डायरेक्टली, लेकिन एडवर्सरीज के उसमें मेंशन करा। तो इसीलिए आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है दैट इट इज द पार्ट ऑफ आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। क्वेश्चन आ सकता है, ये 8 मार्कर क्वेश्चन बनता है, उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको डालने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट, ये हमारा 5th पॉइंट होगा दैट एक हम न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाएंगे जो कि पीएम हेड करेगा। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत जान लो। पीएम हेड करेगा एंड उनके अंडर एनएसए रहेंगे और स्टैटिक फोर्सेस कमांड रहेगी। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज पार्ट ऑफ यूपीएससी मेन सिलेबस कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इसका पार्ट नहीं है। अब व्हाई इंडिया नेवर साइंड द ट्रीटी, एनपीटी की ट्रीटी। एनपीटी का ये स्लाइड मिसिंग था यार, आगे शिफ्ट हो गया। इंडिया का साफ सीधा कहना है दैट दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी व्हिच विल कन्वर्ट कंट्रीज इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स। उनका बोलना ये है कि 5 जो विक्टोरियस कंट्री थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब वो डिसआर्मामेंट कंप्लीटली कर लेंगे उसके बाद हम कर लेंगे। उनका ये कहना था that either the 5 nations denuclearize or everyone has the same right as those who possess. एक हमारा नेबरहुड, वो हमेशा रीजन देते हैं that हमारा नेबरहुड में न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं and we can't afford that। और यही रीजन पाकिस्तान देता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट करे थे वो इंडिया के 1998 ऑपरेशन शक्ति के बाद करे थे। तो ये 2-3 पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं। पॉइंट्स काफी बन सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास होना चाहिए कंक्रीट कि हमें ये याद रह जाए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो, एक बार क्विक रिकैप करने की कोशिश करते हैं हम, क्या क्या हमने पढ़ा। एक बार ये दोबारा देखना और इस कंटेंट को समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको लगे कि इसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट और चाहिए, तो आप उसके बाद पढ़ना, फिर निकालना। लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास होगा यार, टू बी ऑनेस्ट। तो जितना अगर याद हो पाए उतना याद करो। ये मैक्सिमम है फॉर 250 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, इतना आप डाल दोगे कंटेंट। सर बिल्कुल भी पीपीटी आप शेयर करेंगे ना सर, ये जो आज का था? शेयर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा।
PPT शेयर सर कल की क्लास भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मिस हुई थी मेरे। ठीक मोनिका। है। आपका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका। सर और यार previous आप ना क्या बोलते हैं, क्लास एक भी मिस मत करना है, क्योंकि फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बाकी के आगे क्लासेस। तो मतलब जैसे 4-5 क्लासेस कनेक्शन में चलती है, तो हाँ जी, कोशिश हाँ जी करो सर। कि मिस ना करो। सर और हाँ, प्रीवियस लेक्चर आपके प्रीवियस लेक्चर सर जो आप बोल रहे थे कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यार वो मैं बात करता हूँ एक बार, मेरे को अमित सर से बात करनी पड़ेगी, दैट कैन वी सेंड द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और ये सब कर सकते हैं हम, ठीक है? क्योंकि उसमें थोड़ा वो है, ये लफड़े वाली चीज है थोड़ी, कि भाई आगे वो हो सकती है, प्रोलिफरेशन हो सकता है। तो बेसिकली वही है, एक बार मैं बात करता हूँ, अदरवाइज आई कैन सेंड। नहीं बट सर आप पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दोगे ना मेरे को हाँ प्रीवियस हाँ, लेक्चर्स। डेफिनेटली यार, कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है तो आई कैन सॉर्ट इट आउट। बट ये एक बार मेरे को सर से बात करनी पड़ेगी, कैसे अगर मैं करूँ या ना करूँ। श्योर सर। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं जाने से पहले। कोई प्रॉब्लम किसी को? लेट तो नहीं हो रहा कोई? नहीं सर। 5 No, मिनट sir. रुक जाओ सारे। 3 स्टेज हमने देखी। पहली स्टेज फ्यूल कौन सा था पहली स्टेज में? जल्दी बोल दो। नेचुरल यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम एंड Enriched. एनरिच्ड यूरेनियम, सही। दूसरी स्टेज में? प्लूटोनियम Plutonium 239, यूरेनियम 238, बहुत बढ़िया। थर्ड में? थोरियम 232 एंड यूरेनियम 233। बहुत बढ़िया यार, पार्टिसिपेट करो यार। और क्या बोलते हैं, हमारा रिएक्टर्स एक हमें मेन ध्यान में रखना था। अगर ये आ जाए उसके बाद आप राइटिंग में लिख दोगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। रिएक्टर्स कौन कौन से थे? रिएक्टर्स इंपॉर्टेंट है। PHWR BWR एंड लाइट वाटर रिएक्टर। LWR हाँ, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टर जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं। FBR Fast breeder reactor. बहुत बढ़िया। थर्ड में बहुत सारे बड़े थे हमने, 5-6। AHWR ADHR PHTR ADS, हाई थर्मल PHTR वाला, ADS. एडवांस ड्रिवन सिस्टम, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। Yes, sir. NSG 1974। 2 कंडीशन जो चाहिए थी, NPT और फुल फुल स्कोप सेफगार्ड। मेंबरशिप के लिए क्या क्या चाहिए था? 5 पॉइंट। नॉन प्रोलिफरेशन के लिए काम किया होना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस मानो। एनपीटी या फिर कोई और साइन किया होना चाहिए। इसमें हमारे पास एनपीटी हमने साइन नहीं कर रखा। हमारे लिए एक्सेप्शन बनाया गया जिसको हम वेवर एज एनएसजी वेवर के नाम से जाना जाता है। एनपीटी हमने देखा 1968। एनडब्ल्यूएस नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे डिवाइड कर रखा था। इसकी 5-6 कंडीशन देखी हमने कि हम क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखा, उसमें कुछ पॉइंट्स देखे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप एक बार दोबारा देखना। 5-6 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये 16 मार्कर्स में नहीं बन सकता, लेकिन जब 16 मार्कर में थर्ड ये न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनेगा ना, तो उसमें कहीं इस इंफॉर्मेशन को भी डालो। जितना पढ़ रहे हो उतना डाल दो। ठीक है। सो वी सॉ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, न्यूक्लियर पॉलिसी, एनपीटी, सीटीबीटी। अब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे और फिर कुछ और सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे। ठीक है गाइस? Yes, sir. ओके ओके सर, चलो ठीक है फिर, टेक केयर, पढ़ो यार। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। शेयर कर दीजिए सर।